अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड और इसको हम लोग बहुत ही ब्रीफली बाय द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करेंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को लेंगे। केमिकल काइनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस अबाउट द रेट्स ऑफ रिएक्शन। एक्चुअली स्टडी ऑफ द रेट्स ऑफ द रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। और हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करते हुए जो इक्वेशन निकालते हैं कि रेट रिएक्टेंट की कितनी कितनी अमाउंट पर या कितनी कितनी पावर पर डिपेंड करता है, उसको हम लोग नाम देते हैं रेट लॉ का। रेट लॉ जब एक दफ़ा निकाल लिया जाए तो ये मैकेनिज़्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन को डिफ़ाइन करने में अहम रोल प्ले करता है। रेट लॉ इज़ एन इक्वेशन गिविंग इफेक्ट ऑफ द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। एक्चुअली रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे कोई भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर वो रेट ऑफ द रिएक्शन को इफेक्ट करता है, दैट विल बी कॉल्ड एज रेट लॉ। वो जो इक्वेशन है उसको हम लोग रेट लॉ का नाम देते हैं। इट इज़ ऑलवेज डिराइव्ड एक्सपेरिमेंटली, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन, इसको गेस नहीं किया जा सकता। द रिएक्शन हैविंग मॉडरेट रेट्स आर स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स। कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जो विद इन नैनो सेकेंड और माइक्रो सेकेंड हो जाते हैं, जैसे एक्सप्लोजन, या बहुत स्लो रिएक्शन जो सेवरल डेज़ में हो रहे होते हैं, तो उनके हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को डिस्कस नहीं करते। हम लोग यूजुअली मॉडरेट रेट से रिएक्शन जो हो रहे होते हैं फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स, उनको डिस्कस कर रहे होते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एज रेट। अब रेट की डेफिनेशन और रेट की यूनिट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है फॉर एवरी रिएक्शन। तो रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ स्टडीड इट विल बी कॉल्ड एज रेट। यूनिट ऑफ द रेट इज़ टेकन टू बी, बिकॉज हम लोगों ने लिखा है कि इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन चेंज ओवर टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन को किस में लेते हैं? मोल पर क्यूब डेसीमीटर पर सेकेंड। इट विल बी द यूनिट ऑफ द रेट। फॉर गैसियस रिएक्शन दिस यूनिट मे ऑल्सो बी टेकन इन प्रेशर। आप प्रेशर में भी ले सकते हैं, मोल पर क्यूब डेसीमीटर की बजाय आप उसको एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर सेकेंड, तो प्रेशर की यूनिट में भी कॉन्सेंट्रेशन को लिया जा सकता है। एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट यूजुअली लिया जाता है टोटल टाइम के लिए। सपोज यहाँ टोटल टाइम 900 सेकेंड गुजरा है, तो टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, इट विल बी कॉल्ड एज एवरेज रेट फॉर दिस ग्राफ। जबकि इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस रेट हम लोग जस्ट एट एन इंस्टेंट फाइंड आउट करते हैं, और जहां इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट किया जाता है आप उसको कैसे फाइंड करते हैं? आप कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बना लेते हैं। इस ग्राफ के ऊपर जिस पॉइंट पर, फॉर एग्जांपल अगर आप 0 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और उस टेंजेंट से राइट ट्राइंगल कंप्लीट करके हम लोग कॉन्सेंट्रेशन चेंज डिवाइडेड बाय टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। दैट विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट एट दिस पोजीशन। सिमिलरली अगर आप 600 सेकेंड के ऊपर इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो 600 सेकेंड के ऊपर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इस टेंजेंट पर आप परपेंडिकुलर ओवर बेस फाइंड आउट कर लें तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ दैट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इसकी मतलब स्लोप होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लें फ्रॉम द ग्राफ। ऐसे मेजर नहीं करना, फ्रॉम द ग्राफ कि कितना टाइम बन रहा होता है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन चेंज आ रही है। तो कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल फाइनल डिवाइडेड बाई टाइम फाइनल इनिशियल, तो इससे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेटेड बाई फाइंडिंग अ स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इंस्टेंटेनियस रेट को स्लोप ऑफ द टेंजेंट से फाइंड आउट करते हैं। याद रखना है, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन दिस इंस्टेंटेनियस रेट इज़ वेरी हाई। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करता है ये स्लोप इसकी कम होती जाती है, और स्लोप कम होने से इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता जाता है? डिक्रीज़ करता चला जाता है। एक ख़ास पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट आपस में इक्वल होते हैं। उस टाइम से पहले इंस्टेंटेनियस रेट ज़्यादा होता है, उस टाइम के बाद इंस्टेंटेनियस रेट डिक्रीज़ कर जाता है फ्रॉम द एवरेज रेट। और स्लोप का मतलब है यहाँ ये स्लोप ज़्यादा है, जैसे जैसे ये लाइन फ्लैट होती जाएगी
इसका मतलब उसकी स्लोप कम होती जाएगी, और अगर ये बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन हो जाए तो इसकी स्लोप ज़ीरो हो जाती है। तो यहाँ स्लोप ज़्यादा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट रैपिड है। आगे चलते चलते स्लोप कम होती जाती है, इंस्टेंटेनियस रेट डिक्रीज करता चला जाता है। सपोज द फॉलोइंग रिएक्शन, अगर ये रिएक्शन है हमारे पास तो इसके लिए रेट ऑफ द रिएक्शन होता है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन लें तो माइनस साइन लगाते हैं, बिकॉज वो कम हो रही होती है, तो माइनस साइन फिर पॉजिटिव रेट देगा। और अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइन के साथ। और अगर ज़्यादा जनरल रिएक्शन है, ए मोल्स ऑफ ए, बी मोल्स ऑफ बी, सी मोल्स ऑफ सी, डी मोल्स ऑफ टी, तो तब रेट ऑफ द रिएक्शन हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हर एक कंपोनेंट के, उनसे डिवाइड भी करते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ओवर टाइम को। Another form of the rate law is derived from the law of mass action. Like law of mass action कहता है कि rate of the reaction is directly proportional to concentration of both the reactants. तो यहाँ से अगर हम लोग rate law निकालें, that will be equal to K into A, concentration of one reactant into concentration of second reactant. Here K is a rate constant or specific rate constant. K को हम लोग rate constant या specific rate constant का नाम देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन करें तो K would become equal to rate whenever concentration of both the reactants are unity. तो rate constant is the rate of the reaction when concentrations of all the reactants are taken as unit value. जब सबकी concentration को unit लेते हैं तो उस वक्त जो rate of the reaction हमारे पास निकलता है that will be called as rate constant. Its unit vary from reaction to reaction. रेट कांस्टेंट के यूनिट, रेट के यूनिट सेम रहते हैं, रेट कांस्टेंट के यूनिट रिएक्शन टू रिएक्शन चेंज होते जाते हैं। मोर जनरल रेट इक्वेशन इज रिटन एज, मोर जनरली रेट इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर एम एंड एन बी रेज टू द पावर एन। एम और एन यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं जिनको हम लोग एक्सपेरिमेंटली किसी प्रैक्टिकल से फाइंड आउट करके लिखते हैं, अदरवाइज इनको नहीं लिखा जा सकता। The value of m and n are derived from mechanism. m की और n की वैल्यूज़ को मैकेनिज्म से डिराइव किया जाता है। रेट लॉ इज डिटर्मिन्ड फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ ऑल द पॉसिबल। मतलब अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा हो तो उनमें से जो कम अज़ कम जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, जिसका रेट, जिस स्टेप का रेट सबसे कम होता है, एक्चुअली वो फाइनल रिएक्शन के रेट को डिटरमिन कर रहा होता है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम द स्लोएस्ट स्टेप। Molecularity क्या चीज़ है? It is the number of reactant particles that make collision to an activated complex to form an activated complex in the reaction. रिएक्शन के अंदर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे होते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज मॉलिकुलैरिटी। इसके लिए ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। ये हमेशा होल नंबर होती है, ज़ीरो नहीं हो सकती, और इसकी वैल्यू लेस देन 3 होती है। ऑर्डर क्या चीज़ है, इसका डिफरेंस आपको आना चाहिए। ऑर्डर इज़ द सम ऑफ एक्सपोनेंट टर्म्स इन द रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन जो लिखी जाती है, लाइक अगर इसी को रेट इक्वेशन समझ लें तो m प्लस n विल बी कॉल्ड एज द ऑर्डर। ये होल नंबर हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है किसी भी रिएक्शन के लिए, और इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है विद द कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम लोग इनमें से कुछ कंडीशंस को चेंज करें तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी चेंज हो जाता है। फॉर रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू, लाइक ये रेट इक्वेशन है तो इसमें ऑर्डर किसके इक्वल है, m प्लस n के। अब यहाँ ये पॉइंट याद रखना है, द रिएक्टेंट विच इज़ टेकन इन एक्सेस, उसकी जो पावर है वो रेट या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं बनाती। लाइक अगर A इन एक्सेस लिया जाए तो ऑर्डर विल बी इक्वल टू ओनली n, जो A की पावर है वो ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर B को इन एक्सेस लिया जाए, लार्ज एक्सेस, तो तब हमारे पास ऑर्डर सिर्फ बनता है m। अब B की पावर को हम लोग रेट में कंसीडर नहीं करेंगे, ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये होती है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के लिए एक्चुअली ये फार्मूला है, फार्मूला फॉर फाइंडिंग यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मोल पर क्यूब डेसीमीटर रेज टू द पावर 1 माइनस n, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो 1 में से n को माइनस कर दें, मोल पर क्यूब डेसीमीटर की ये पावर पर सेकेंड, इट विल बी द रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट आपने 0 ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का फाइंड आउट कर लेना है कि इनका रेट कांस्टेंट क्या बनता है। हाफ लाइफ A/2K, हेयर A इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/K, K इज़ द रेट कांस्टेंट हेयर, 1/Ka फॉर द सेकंड ऑर्डर, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1.5/Ka² लिया जाता है। तो ये याद रखने हैं आपने, ये निकालने का मेथड कि रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या निकलेगी और हाफ लाइफ की वैल्यूज़ क्या होती हैं सारे ऑर्डर्स के लिए। एक होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इट इज़ द रिएक्शन विच इन्वॉल्व मोर देन वन रिएक्टेंट्स बट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म ओनली। यानी इसमें रिएक्टेंट तो एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन सिर्फ कोई एक रिएक्टेंट जो है वो रेट ऑफ द रिएक्शन को डिटरमिन कर रहा होता है। इस वजह से हम लोग ऐसे रिएक्शंस को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का नाम देते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या चीज़ है? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट जिसको पास आउट करते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट विल बी कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये पॉइंट याद रखने हैं। टेम्परेचर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है, रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ता है, चाहे रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो। टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम करने से रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ता है और रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है। एक्चुअली एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जितनी कम होगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल को चांस मिलेगा कि वो अपनी एनर्जी को एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के इक्वल कर लें, और ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को चांस मिलेगा कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज वो जो ब्रिज है जिसको इन्होंने पास करना था वो कम हो गया। तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम करने से K बढ़ता है, रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है, रेट ऑफ द रिएक्शन भी बढ़ता है, और यहाँ इनका दोनों का टेम्परेचर बढ़ाने से हाफ लाइफ कम हो जाती है और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम करने से हाफ लाइफ भी कम हो जाती है। जिधर रेट बढ़ता है हाफ लाइफ रिएक्शन की डिक्रीज कर जाती है। तो इसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बाय आर्हेनियस इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। थ्योरीज ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्यूलर क्लूजन थ्योरी ऑफ द रेट। मॉलिक्यूलर क्लूजन थ्योरी दो पास्टुलेट देती है। वो कहती है सिर्फ वो मॉलिक्यूल्स एक्चुअली जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ कोलिजन अगर वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं मॉलिक्यूल तो प्रोडक्ट बनाएंगे, अदरवाइज रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ही वापस आ जाएंगे। वो कौन कौन सी दो कंडीशंस हैं कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद ईच अदर इन प्रॉपर ओरिएंटेशन, उनकी ओरिएंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। सेकेंड वन, उनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर कोई कोलिजन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना देंगे, अदरवाइज रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। दूसरी थ्योरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इसमें वो कहता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे होते हैं और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी मैक्सिमम होती है। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड ज़हन में रखनी है। अपोजिंग रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन सपोज करें जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी बना रहे हैं, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट भी बना रहे हैं। पैरेलल और कंपीटिंग रिएक्शन के रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रही हैं, लाइक H2O2 मिलकर आपस में वाटर भी बना रहे हैं और H2O2 आपस में मिलकर H2O2 भी बना रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना रहे हैं। तो दीज रिएक्शंस विल बी कॉल्ड एज पैरेलल और कंपीटिंग रिएक्शन। कॉन्जेक्टिव रिएक्शंस होते हैं कि एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो गया, फिर आगे फर्दर एक स्टेप में A से B बन गया, फिर B जो है रिएक्शन करके C बनाता है, फिर C जो है वो रिएक्शन करके D बनाता है। चेन रिएक्शन के एक ही रिएक्शन बार बार डिफरेंट यूनिट्स को आपस में कंबाइन करता चला जाता है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज चेन रिएक्शन। इनको हम लोग इनिशिएशन, प्रोपेगेशन और टर्मिनेशन स्टेप में क्लासिफाई कर लेते हैं। आगे फर्दर इसके 3 स्टेप बनते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एक्चुअली कोलाइड करके एक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसकी एनर्जी पूरे रिएक्शन में मैक्सिमम होती है। फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद हमारे पास क्या बन जाती है? प्रोडक्ट बन जाती है।
अब ये जो डायग्राम दी हुई है इट्स अ डायग्राम फॉर द टू स्टेप रिएक्शन के रिएक्टेंट हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बाद एक इंटरमीडिएट बनता है, वो इंटरमीडिएट अगेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पॉइंट याद रखना है, इंटरमीडिएट इज समवट मोर स्टेबल दैन एक्टिवेटेड स्टेट्स। पहले स्टेप की एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ज़्यादा अनस्टेबल है क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, दूसरे स्टेप का एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लेस अनस्टेबल है इसकी निस्बत। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पहले स्टेप की ज़्यादा है, दूसरे स्टेप की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है। इंटरमीडिएट हमने बोला दोनों एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होता है, बट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मुकाबले में लेस स्टेबल होता है। जब हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो कैटलिस्ट क्या करता है, इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ब्रिज को कम कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का ब्रिज डिक्रीज़ होने का मतलब है रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। तो यूजिंग कैटलिस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीजेज एंड रिएक्शन रेट बिकम्स हायर। ये जो पार्ट है ऊपर वाला, ये रेट ऑफ द रिएक्शन को डिटरमिन करता है। इट इज़ एक्चुअली द काइनेटिक पार्ट ऑफ द रिएक्शन। ये जितनी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होंगी, रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ते जाएंगे। इतनी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दोनों स्टेप के लिए डिक्रीज़ करेगी, नीचे आएगा ये ब्रिज, उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अब कैटलिस्ट क्या करता है, वो सिर्फ इसमें चेंज का बायस बनता है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम या ज़्यादा करता है। सो इट डज़ नॉट हैव नथिंग टू डू विद दैट ऑफ द थर्मोडाइनामिक पार्ट ऑफ द रिएक्शन। ये थर्मोडाइनामिक पार्ट है जहाँ से हम लोग डेल्टा एच फाइंड आउट करते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेड। डेल्टा एच यहाँ से आता है। कैटलिस्ट सिर्फ अपर पार्ट में चेंजेस करता है, वो रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की एंथैल्पी में चेंज नहीं करता। लिहाजा किसी भी रिएक्शन में जब आप कोई कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हो रही होती, जस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेंज होती है। और जब आप कोई रिएक्शन लेते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सपोज करें, इसको प्रोडक्ट कंसीडर करें अगर, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर, तो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक, तो रिवर्सिबल रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है, फॉरवर्ड की ज़्यादा होती है। अगर रिएक्शन है एक्सोथर्मिक तो रिवर्सिबल रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाती है और फॉरवर्ड रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होती है। इंटरमीडिएट हमने बोला कि जब टू स्टेप रिएक्शन है तो दरमियान में जो प्रोडक्ट बनता है और वो फर्दर फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इट डज़ नॉट अपीयर इन द फाइनल प्रोडक्ट्स। वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में अपीयर नहीं होती, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरमीडिएट। फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये यूजली ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन जिसमें हाफ ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाती है प्रोडक्ट में, दैट विल बी कॉल्ड एज, दैट टाइम, दैट ड्यूरेशन विल बी कॉल्ड एज हाफ लाइफ। रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, हमने अभी बात की कि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज़ करता है। ये रिएक्शन की एंथैल्पी को चेंज नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैटलिस्ट यूज़ करें तो रिएक्शन की एंथैल्पी जो है वो कम या ज़्यादा हो जाए। और कैटलिस्ट एंजाइम भी एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं नेचरली। नेगेटिव कैटालिसिस का मतलब है कि बाज़ दफ़ा हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन, लाइक टेट्राइथाइल लेड को यूज़ किया जाता है, पेट्रोल के अंदर मिक्स करते हैं तो पेट्रोल की कंबस्शन स्लो हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज नेगेटिव कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो अगेन क्या करती हैं, वो रिएक्शन को स्पीड अप करना शुरू कर देती हैं, तो इसको ऑटो कैटालिसिस रिएक्शन का नाम देते हैं। होमोजेनियस कैटालिसिस ऐसी टाइप है कैटालिसिस की जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट सेम स्टेट में हो। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस ऐसी टाइप है जिसमें कैटलिस्ट विल बी इन डिफरेंट स्टेट, फिजिकल स्टेट दैन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट के मुकाबले में डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होता है कैटालिस्ट, तो इसको हेटेरोजेनियस कैटालिसिस बोलते हैं। हेटेरोजेनियस कैटालिसिस को हम लोग प्रेफर करते हैं एट द होमोजेनियस कैटालिसिस, क्योंकि इसमें से कैटालिस्ट को प्रोडक्ट से अलग करना इजी हो जाता है। आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, इसमें चेक कीजिएगा ये सारी की सारी टर्म्स
ये सारे पॉइंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इनको याद रखें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।